प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देख रहे हैं लेखांकन के आधारभूत शब्द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब हो गया कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट पहली बार कॉमर्स को जान रहा है, सीख रहा है, उसको ये शब्द बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ध्यान से इन शब्दों को एक एक को सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। सबसे पहला शब्द हम इसमें लेते हैं नंबर 1, व्यावसायिक लेन देन। व्यवसाय में लेन देन किसे कहा जाता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, हमने इसको एग्जाम्पल से अपनी बात रखी है कि क्या ट्रांजैक्शन किसे कहा जाए। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में सबसे पहले हमने लिखा राम इन्वेस्टेड ₹5 लाख इन अ बिजनेस। तो राम ने 5 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो इसमें आप देखो दो बातें महत्वपूर्ण हैं। एक, इन्वेस्टमेंट हुआ है, दूसरा कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का हुआ है। और इससे होगा क्या? बिजनेस में पैसा आएगा, है ना। तो ये कहलाता है ट्रांजैक्शन। बिजनेस में लेन देन हुआ, बिजनेस से पैसा आना या जाना, या किसी ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल पोजीशन में बदलाव होना। नंबर 2, उसी का ही एक एग्जांपल ट्रांजैक्शन का ही, परचेज ऑफ गुड्स फॉर 4 लाख। 4 लाख रुपए का माल खरीदा, है ना। तो 4 लाख रुपए जैसे ही आपने माल खरीदा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? 4 लाख रुपए तो आपके गए और आपके स्टॉक में 4 लाख रुपए का स्टॉक आ गया। तो ये भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। थर्ड पार्ट, पेमेंट ऑफ गोडाउन रेंट 20,000, है ना। गोडाउन की रेंट पेमेंट किया, कितना? 20,000। तो ये एक्सपेंडिचर पेमेंट हो गया। तो ये सारे आप देखें, हमने एक एक चीज इसमें एक एग्जाम्पल के रूप में ली। ये तीनों ही एग्जाम्पल या इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे 20,000 रुपए का माल बेचा, 50,000 रुपए का माल बेचा, है ना, किसी को कमीशन दिया, किसी का वेजेस पेमेंट किया, है ना, डिविडेंड लिया, डिविडेंड दिया, ये सारे ट्रांजैक्शन हैं। तो ये जितने भी होते हैं उनको ट्रांजैक्शन कहते हैं। व्यवसाय में लेन देन, है ना। तो सिंपली बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, व्यवसाय में पैसे का आना जाना या उसकी फाइनेंशियल स्थिति में चेंज होना या उसके स्टॉक में चेंज होना, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। अब आप देखें इसमें मुख्य बातें, ये जो 3 हमने एग्जाम्पल लिए हैं उनमें मुख्य बातें क्या थी वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, इनमें एक पार्ट होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि होनी चाहिए। तो आर्थिक गतिविधि है पैसे का आना या जाना या पैसे संबंधित कोई बात होना। सेकंड पोजीशन इसमें आपकी आती है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति में बदलाव आना चाहिए। हाँ, हो सकता है कई बार मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, किसी से उधार खरीदा, तो उधार खरीदा तो भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे चेंज आता है, तो वो भी ट्रांजैक्शन कहलाता है, ठीक है। इन टर्म ऑफ मनी, पैसे में होना चाहिए, कैश होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे में होना चाहिए। जैसे 10 लाख रुपए का माल उधार खरीदा, अब इसमें कैश पेमेंट तो नहीं हुआ लेकिन ये मनी मैटर्स हुआ, अमाउंट्स में दिया हुआ है, फाइनेंशियल पोजीशन को बदलता है, तो इन टर्म ऑफ मनी होना चाहिए। और ट्रांजैक्शन एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। तो ये 4 विशेषताएं किसके बारे में है? बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बिजनेस ट्रांजैक्शन समझ में आया होगा। और एक और विशेष बात, हम हर ट्रांजैक्शन को की जर्नल एंट्री करते हैं, हर ट्रांजैक्शन को हम अकाउंट में लिखते हैं, इसलिए सबसे पहला शब्द होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन होता है। तो व्यवसाय में जो आर्थिक स्थिति या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या जो लेन देन है उन सबको हम यहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन कहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको पहली टर्म समझ में आ गई होगी और आप इसकी कई ट्रांजैक्शन बिजनेस के बारे में विचार करके सोचेंगे, देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आगे देखें फिर बच्चों, अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, आर्थिक घटना, इकोनॉमिक इवेंट। इकोनॉमिक इवेंट किसे कहते हैं? देखो, ये बहुत कॉमन प्रश्न पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी और सामान्य एग्ज़ाम में भी, कि कौन सा ट्रांजैक्शन है और कौन सा इवेंट है।
तो इवेंट और ट्रांजैक्शन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कैसे होता है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इससे अभी पहले हमने देखा था कि ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ें होती है, अब हम इवेंट देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखो, मैंने यहाँ पे एक एरो लिया, ये क्या कहता है, रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड इवेंट, यानी लेन देन का जो परिणाम है वो परिणाम क्या होता है, इवेंट कहलाता है। यानी इवेंट होता है बहुत सारे ट्रांजैक्शन से। अब कैसे, तो यहाँ पे आप देखो, इस एग्जांपल से हम अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहले लिखा गुड्स परचेज्ड, यानी माल खरीदा, कितने का खरीदा, 80,000 रुपीज़ का, ये क्या है, ये एक ट्रांजैक्शन है। गुड्स सोल्ड, वो माल आपने बेचा, वही सेम माल आपने बेचा, कितने में बेचा, 1 लाख रुपीज़ में, और ये भी क्या है, ट्रांजैक्शन है, दोनों ट्रांजैक्शन थे। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये हुआ प्रॉफिट ऑफ 20,000। आपने 1 लाख रुपए में माल बेचा जो कि खरीदा था 80,000 में, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट ऑफ 20,000 इज कॉल्ड इवेंट, ये इवेंट कहलाता है, यानी आर्थिक घटना कहलाती है। मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि इवेंट क्या है ना, घटना क्या होती है। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शन से जो घटनाएं घटित होती हैं वो इवेंट कहलाती हैं। रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन हमने इसको कहा, है ना। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इवेंट के एग्जाम्पल क्या है, जैसे प्रॉफिट ऑफ 20,000, 20,000 रुपए का लाभ हुआ। स्टॉक इन हैंड 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपए का माल बच गया। कैश बैलेंस 60,000 है हमारे पास। कैपिटल का बैलेंस यानी हमारी पूंजी है 1 लाख रुपए। ये सारे लगभग जितने भी बैलेंसेस या प्रॉफिट या लॉस या स्टॉक, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इवेंट कहलाती हैं। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि जैसे 20,000 रुपए का लाभ हुआ, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, लेन देन नहीं हुआ, ये हुआ है, तो ये इवेंट कहलाता है। क्यों, समझ में आया प्यारे बच्चों, दोनों चीज़ें, ट्रांजैक्शन क्या है और इवेंट क्या है। ट्रांजैक्शन लेन देन को बोलते हैं, तो जितने भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका रिजल्ट होता है इवेंट के रूप में, और वो इवेंट के रूप में आप इनको याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फिर बच्चों अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, खाता, अकाउंट। अकाउंट किसे कहते हैं, तो अकाउंट के अंतर्गत हम किन बातों को लेते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अकाउंट शब्द हमारे लिए चूंकि बहुत कॉमन रहेगा कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए कि अकाउंट क्या होता है, तो अकाउंट में आप देखिए, अकाउंट एक इस तरीके का फॉर्मेट होता है, एक रजिस्टर कह दो, एक डायरी कह दो, एक पेज कह दो, जिसपे आपके इस तरीके से ये लिखा रहता है। सबसे पहले इसमें आप देखिए लिखा है DR साइड, एक साइड होता है, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है वो डेबिट साइड हो गया, और उसकी दूसरी तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ का हिस्सा, ये क्रेडिट साइड हो गया। अब आप देखें डेबिट और क्रेडिट जो दो साइड होते हैं, ये हुआ डेबिट साइड, जिसको हमने कहा ये लेफ्ट साइड में होता है, और क्रेडिट साइड ये किधर होता है, राइट साइड में होता है। अब इसमें आप कॉलम देखें, डेट, यानी जिसमें हम डेट, जिस दिन हम जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं उसकी डेट लिखी जाती है, जैसे जनवरी है ना, 1, 4, 6। पर्टिकुलर यानी जिसमें हम विवरण लिखते हैं कि किसी चीज़ का विवरण क्या है, और अमाउंट, वह कितनी अमाउंट की है। तो ये 3 कॉलम इसमें संख्याएं घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, हर अकाउंट में अपनी अपनी होती है, इसलिए मुख्य रूप से ये कॉलम होते हैं, उसके अलावा कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं। इधर वापस जैसे डेबिट के 3 कॉलम थे वैसे ही क्रेडिट के आपके 3 कॉलम हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरा इसका रूप हो गया। यहाँ आपने देखो डैश 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 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे आपके जो भी अकाउंट होगा उसका नाम लिखा जाएगा, जैसे कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनका फॉर्मेट आपका ये इस तरीके से होता है। इसे टी शेप्ड भी बोलते हैं। टी शेप्ड इसलिए क्योंकि आप देखो आधा इधर है और आधा इधर है, तो ये टी शेप्ड अकाउंट भी इसको कहा जाता है। अब आप देखिए इसमें जो डेबिट साइड है उसमें हर बार लिखा होता है टू, और क्रेडिट साइड जो होता है उसमें हर बार लिखा हुआ होता है बाय। अब ये टू और बाय क्यों लिखा होता है वो भी हम यहाँ देखते हैं। देखो एक तो DR साइड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेबिट बोलते हैं, डेबिट साइड। तो वो कहता है अ डेबिट एंट्री इज द डेबिट एंट्री इन एन अकाउंट रिप्रेजेंट्स, किस बात को रिप्रेजेंट करती है, अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कहाँ पे, टू दैट अकाउंट, किस अकाउंट को किया जाता है, इसलिए यहाँ पे टू आ जाता है।
टू दैट अकाउंट, यानी यहाँ पे आप जो भी लिखते हो यानी उस खाते को ट्रांसफर किया गया है, इसलिए ये टू लिखा जाता है। टू, जैसे हम किसी को भेजते हैं तो उसको क्या लिखते हैं, टू लिखते हैं ना, तो वो टू है ये। और नीचे क्या लिखा है, सी आर, सी आर यानी क्रेडिट जिसको हम बोलते हैं। अ क्रेडिट एंट्री रिप्रेजेंट्स, किसको रिप्रेजेंट करती है, अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, किसी भी वैल्यू का ट्रांसफर, फ्रॉम विच अकाउंट, कौन से अकाउंट से, तो उसको हम यहाँ बाय से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कौन से अकाउंट से आया है तो बाय लिखा जाएगा, और किस अकाउंट को गया है टू लिखा जाएगा। इसलिए टू और बाय लिखने का जो पर्पस होता है वो ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने कोई भी नाम लिखा है, इसका मतलब इस खाते में ट्रांसफर किया गया है, को भेजा गया है। और यहाँ पे अगर किसी खाते का नाम लिखा है, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास आया है। तो ये टू और बाय, अकाउंट को और अकाउंट से, इसको आप ऐसा समझ सकते हैं। ये को रिप्रेजेंटेटिव करता है किसको भेजा गया, और ये आपके से को रिप्रेजेंट करता है कहाँ से आया। तो ये टू और बाय का कंसेप्ट इसमें होता है। और जो भी अकाउंट बनेगा उसमें इधर टू लिखा जाता है हर बार लिखने से पहले, और इधर बाय लिखा जाता है। तो ये पूरा एक अकाउंट का फॉर्मेट हुआ। मेरे हिसाब से आप लोगों को एक, जो पहली बार आप अकाउंट देख रहे हैं कि अकाउंट कैसा होता है, तो ये देखिए आपके सामने था, अच्छे तरीके से समझ में आया। अब अकाउंट जब भी आप सुने तो आपके दिमाग में इस तरह की इमेज बननी चाहिए कि अच्छा हाँ अकाउंट ऐसा होता है। देखिए आगे, अब हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट, कैपिटल। कैपिटल यानी पूंजी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिना कैपिटल तो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है। तो आप देखिए कैपिटल किसे कहते हैं, तो लिखा हमने, व्यवसाय के मालिक द्वारा व्यवसाय में विनियोजित धनराशि। अगर कोई व्यक्ति या बिजनेस का मालिक अपने ही बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसे कैपिटल कहा जाता है, पूंजी कहा जाता है। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, यानी जिसको हम ऑनर कहते हैं, इन ओन बिजनेस, अपने ही बिजनेस में जब उसका मालिक पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है। अब ये स्टार पॉइंट देखो, इसमें क्या है, इट मे बी इन कैश, यानी आप पैसा नकद दे सकते हो, गुड्स आप अपनी तरफ से वस्तुएं दे सकते हो, और बिजनेस में एसेट्स, आप अपनी एसेट्स दे सकते हो। कैश तो समझ में आता ही है, जैसे मान लो मैंने बिजनेस में आपके 10 लाख रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, साथ में मेरे पास जो पुराना फर्नीचर था, या मैं ऐसा कोई काम करना चाहता हूँ तो उसको गुड्स, फर्नीचर को यूज़ किया गुड्स के रूप में, या मैं अपनी कोई एसेट्स है, जैसे मेरी लैंड बिल्डिंग है ना, फैक्ट्री की बिल्डिंग है, या कोई बिल्डिंग मैं उस बिज़नेस में लगा देता हूँ, कोई दुकान मैं अपने उस बिज़नेस में लगाता हूँ, तो वो मेरी एसेट्स हो गई। तो कैश के रूप में भी हो सकता है, गुड्स के रूप में भी हो सकता है, और एसेट्स के रूप में भी। तो जो भी मालिक अपनी तरफ से जो कुछ भी लगाएगा वो सारा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, अब अगली पार्ट आता है कि कैपिटल का फॉर्मूला क्या है। तो कैपिटल का फॉर्मूला होता है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। जब आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज घटा देते हो तो आपके क्या आता है, कैपिटल आता है। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपली आपको बता देती है कि कैपिटल क्या होता है। वैसे आपने समझा ही है, जब अपने ही बिजनेस पर पैसा लगाएं तो उसे क्या कहा जाएगा, कैपिटल कहा जाएगा। नेक्स्ट देखें, अब हम देखते हैं आहरण, ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स जो शब्द है ये आपके कैपिटल का अपोजिट होता है। जैसे व्यवसाय का मालिक जब व्यवसाय में पैसा लगाता है तो उसे कैपिटल कहा जाता है, लेकिन जब वो विड्रॉ कर लेता है, निकाल लेता है बिजनेस से, तो उसे क्या कहा जाता है, ड्राइंग्स कहा जाता है। जैसे देखो हमने लिखा क्या है, व्यवसाय के मालिक द्वारा स्वयं के लिए उपयोग में ली गई नकद या वस्तु। अगर कोई वस्तु है या नकद है वो अपने बिजनेस में काम में ले लेता है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे ड्राइंग्स कहा जाएगा। एनी कैश वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। तो यदि पर्सनल यूज के लिए वो कोई भी विड्रॉ करता है तो वो क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। हमने इसके एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे पेमेंट ऑफ LIC प्रीमियम 10,000 रुपीज़। तो पेमेंट ऑफ LIC का मतलब, जो LIC का मतलब पर्सनल है, उसका पेमेंट आप बिजनेस से करते हो,
पेमेंट ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस, अपना कोई व्यक्तिगत खर्चा है उसका भुगतान यदि आप करते हो, या गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज़, आपने अपने बिजनेस में जो चीज़ यूज़ करते थे, अब मिठाई की दुकान में से मिठाई अपने घर पे ले आए 2 किलो डाल के, तो वो ड्राइंग्स की कैटेगरी में आएगा, है ना। तो ये सारी इस तरह की कोई भी चीज़ होती है तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। अपने ही बिजनेस से अपने दिए आप कोई चीज़ ले आते हो। अब जैसे मान लो लकड़ी का काम करने वाला लकड़ी लेके आ जाए, मिठाई का काम करने वाला मिठाई लेके आ जाए घर पे और यूज़ ले उसको, तो इस तरह से अपने ही बिजनेस से पैसा या वस्तु आप जब निकाल लेते हो या अपने काम में लेते हो तो उसे ड्राइंग्स कहा जाता है। ये एस इम्पोर्टेंट होता है ना, ड्राइंग्स। नेक्स्ट देखें, अब हम देखते हैं छठा पॉइंट, ये आपके है दायित्व, लाइबिलिटीज किसे कहा जाता है। तो उसमें आप देखें हमने डेफिनेशन को लिखा क्या है, व्यवसाय द्वारा जो भुगतान भविष्य में किए जाने हैं, बिजनेस को जो कुछ भी पेमेंट करने हैं, है ना, उन सबको, द पेमेंट्स विच आर टू बी पेड, यहाँ पे टू बी पेड बाय द बिजनेस इन द फ्यूचर, भविष्य में जो भी भुगतान बिजनेस को करने हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, लाइबिलिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 20,000, अब जैसे आपने 20,000 रुपये का उधार माल खरीदा, तो ऑब्वियस है उधार खरीदा है तो आज तो भुगतान करना नहीं है, तो अब वो आपकी लाइबिलिटी है जब तक कि आप उसका पेमेंट नहीं कर देते हो, है ना। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 1 लाख रुपीज़, आपने 1 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया, तो बैंक से जैसे ही आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो जब तक आप चुकाते नहीं हो ये आपकी लाइबिलिटीज़ है ना। टू बी पेड यानी आपको भविष्य में भुगतान इसका करना होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेज, आपने क्या करा, मजदूरों की मजदूरी चुकाई नहीं है तो वो अभी चुकानी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है ना, भविष्य में आपको चुकाना पड़ेगा, तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ कहलाती है। तो लाइबिलिटीज़ का मतलब व्यवसाय को जो कुछ भी अपने आने वाले भविष्य में चुकाना है, टू बी पेड है, वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ कहलाती हैं। लाइबिलिटीज़ को हम 2 भागों में बांटते हैं। आप देखें हमने यहाँ पे इसको लिया है ना। 2 भाग कौन कौन से हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़, जिसे हम फिक्स लाइबिलिटी भी कह सकते हैं, करंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ आती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ का बेस कंसेप्ट ये होता है जो कि आने वाले 1 वर्ष में आपको पे करनी है, नियर फ्यूचर, जल्दी भुगतान करना है। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से आप ज़्यादा अमाउंट निकाल लेते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब कोई व्यक्ति अपने बैंक में जितना पैसा जमा है उससे ज़्यादा निकाल ले तो उसे बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, है ना, ज़्यादा निकालना है। इसे हिंदी में कहा जाता है बैंक अतिविकर्ष। अब ये ऐसा होता कैसे, कई बार कहते हैं सर ज़्यादा जमा नहीं कराए तो निकाले कैसे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट का जो बेस कंसेप्ट है वो ये है कि बैंक एक फैसिलिटी देता है अपने जितने भी व्यवसायी के जो लोग होते हैं उनको, कि आपके जितना जमा है उससे कुछ % हम ज़्यादा तक पेमेंट आपके लिए कर देंगे। ये फैसिलिटी होती है और ये बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। क्रेडिटर, तो क्रेडिटर होता है जिनसे हमने उधार माल खरीदा, तो जिनसे भी हम उधार खरीदते हैं गुड्स बेचने के लिए, तो उनको पेमेंट हमें ऑब्वियस है, कोई भी उधार देता है महीने 2 महीने 3 महीने, इससे ज़्यादा की छूट नहीं देता है, तो ये भी हमें जल्दी ही पेमेंट करना होता है। तो करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब ये है कि जो पेमेंट आपको बहुत जल्दी नियर फ्यूचर करने हैं। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल क्या होता है, जैसे जब हम किसी व्यक्ति को क्या करते हैं कि उधार खरीदते हैं तो उनको हम बिल लिख के दे देते हैं। ये बिल की कहानी एक और है अलग, हम आगे जब इस टॉपिक पर आएंगे तो बिल्स पेबल और समझेंगे, लेकिन आप ये समझें कि ये ही दोनों एक जैसे ही हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेबल, ठीक है। उसके बाद में आपके आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी बकाया खर्चे, कोई भी आउटस्टैंडिंग अगर पेमेंट है तो उसका भी पेमेंट अपने को नियर फ्यूचर करना है। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन यानी जो थोड़े समय के लिए हमने लिया है लोन वो। और लास्ट में हमने लिखा है ड्यू विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर, जो 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करने हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ कहलाते हैं, चालू दायित्व कहलाते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ में ये आपके बेसिक छोटी छोटी बातें हमने इसमें ली। अब आती है आपके नॉन करंट या जिसको हम बोलते हैं फिक्स लाइबिलिटीज़, जैसे लॉन्ग टर्म लोन। आपने क्या करा, लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म लोन बैंक से लिया हुआ है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म लोन है, तो ये लाइबिलिटी तो है, लेकिन ये कब पे करनी है, नॉन करंट है, यानी अभी पेमेंट नहीं करनी, ये आने वाले भविष्य में बहुत दूर है, इसलिए इसको हम बोला नॉन करंट। डिबेंचर्स,
तो डिबेंचर्स का जनरली जो रिडम्पशन होता है वो 6 साल, 8 साल, 10 साल बाद में हमें पेमेंट करना होता है। रीपेमेंट जिसको हम बोलते हैं, रिडम्पशन भी बोलते हैं। तो रीपेमेंट करना है या रिडम्पशन करना है तो वो भी बहुत लंबे समय बाद में होता है, इसलिए ये भी नॉन करंट कहलाता है। या हमने क्या लिखा है, एनी ड्यूज विच आर टू बी पेड आफ्टर लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 ईयर, जिसको हम लॉन्ग पीरियड का कोई बड़ी परिभाषा नहीं होती लॉन्ग पीरियड की, पर जिसका पेमेंट हमें मोर देन 1 ईयर के बाद में करना है वो आपके इसके अंतर्गत आएंगे। तो हमने पढ़ा लाइबिलिटीज़ क्या होती है। तो लाइबिलिटीज़ हमने कहा कि जो कुछ भी भविष्य में अपने को चुकाना है उसको हम लाइबिलिटीज़ कहेंगे। लाइबिलिटीज़ 2 तरह की होती है, कौन कौन सी, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, वो सारे पेमेंट्स जो हमें विद इन ईयर करने हैं वो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, और जो मोर देन 1 ईयर है, जिसका पेमेंट हमें 1 साल से भी आगे आने वाले सालों में जब हमें करना है तो उसे हम नॉन करंट या फिक्स लाइबिलिटीज़ कहते हैं। ये आपकी लाइबिलिटीज़ पार्ट था। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों। ध्यान से देखते रहें, लगातार आप इसको जब 1-2 बार सुनेंगे तो एकदम अच्छे से ये आपको याद हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 7, संपत्ति, एसेट्स। एसेट्स क्या है, तो जो कुछ हमारा है, जो हमारे पोजीशन में है, वो एसेट्स कहलाते हैं। देखते हैं हमने क्या लिखा है इसमें। वे सभी चल, मूवेबल, अचल, इमूवेबल, दृश्य, अदृश्य वस्तुएं जो व्यवसाय के स्वामित्व में हो, संपत्ति कहलाती है। एनीथिंग विच इज इन द पोजेशन और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इज कॉल्ड एसेट्स, वेदर टेंजिबल और इनटेंजिबल। कोई भी वस्तु जो दृश्य है चाहे अदृश्य है वो हमें क्या कहलाती है, अगर हमारे पोजीशन में है तो वो एसेट्स कहलाती है। जैसे मेरे पास ज़मीन है तो लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गई, ये मेरे पोजीशन में है तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये मेरी एसेट्स कहलाएंगे। अब ये एसेट्स में क्या होता है उसको और हम देखते हैं। हमने देखो एसेट्स को जो भागों में बांटा है वो देखें। यहाँ पे हमने सबसे पहले कहा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स जैसा करंट लाइबिलिटीज था वैसे ही करंट एसेट्स है, जो कि हमें विद इन अ ईयर जो हमें रिसीव हो जाएंगे। जैसे कैश बैलेंस है, ये हमारा करंट एसेट्स कहलाता है क्योंकि हम कैश का कभी भी उपयोग कर सकते हैं। स्टॉक, ये करंट एसेट्स कहलाता है क्योंकि ये बदलता रहता है। आप यहाँ पे इसको ऐसा देखें जो बदलता रहता है। स्टॉक कभी ज़्यादा कभी कम, है ना। डेटर्स, डेटर्स कौन होते हैं, जिनको हम उधार बेचते हैं माल, तो जिनको उधार बेचते हैं तो उनसे कभी पैसे आते रहते हैं, फिर उधार देते हैं, फिर आते रहते हैं, ये भी बदलता रहता है। उसके बाद में आपके आता है बिल्स रिसीवेबल्स। डेटर और बिल रिसीवेबल एक ही है, जब उसको लीगल फॉर्म में ऑन पेपर कर दिया जाता है तो उसे बिल्स बोल दिया जाता है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में कोई पेमेंट आपने कर दिया है तो वो भी कहलाता है आपके लिए एसेट्स। एडवांस पेमेंट इसलिए क्योंकि अभी तक काम तो हुआ नहीं, तो जब तक काम नहीं हुआ तो प्रीपेड कर दिया हमने एडवांस में, तो वो हमारे लिए एसेट्स माना जाएगा। तो ये थे करंट एसेट्स। समझ में आता है करंट एसेट्स की जिनमें बदलाव होता रहता है, हमारी पोजीशन में है, हमारा इनकम का सोर्स है, हमारे पैसे का सोर्स है, तो ये हमारे क्या हो गए सारे करंट एसेट्स। अब आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को हम कह सकते हैं नॉन करंट एसेट्स। तो उसमें हमने 2 कैटेगरी लिया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। सही है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, सीन एंड टच्ड। ऐसी कोई भी संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल एसेट्स कहलाती है। दिखाई देने वाली, दृश्य जिसको हम बोल सकते हैं। तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, ये चारों आप देखिए, ये सारी हमारी संपत्तियां हैं। संपत्तियां इसलिए क्योंकि ये हमारे पोजीशन में है, हमारी ज़मीन है, हम कभी भी बेचेंगे तो पैसे ले सकते हैं। मशीन, प्लांट, फर्नीचर, मोटर कार, ये सब हमारी एसेट्स कहलाती हैं। और ये कौन सी एसेट्स है, टेंजिबल एसेट्स है ना। अब आप दूसरा हिस्सा देखें, इनटेंजिबल, है ना। इनटेंजिबल जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना हम देख सकते हैं, जैसे गुडविल। तो गुडविल क्या होती है, किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है मार्केट में, उसको गुडविल बोलते हैं। पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है कि आपने कोई ऐसी मेथड या विधि जिसको आपने रजिस्टर्ड करवा लिया हो तो वो पेटेंट कहलाती है। कॉपीराइट, तो जब आप कोई चीज़ पेटेंट करवा लेते हो तो साथ में कॉपीराइट भी आ जाता है कि कोई भी इस पेटेंट की कोई भी चीज़ है उसको कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है, तो ये कॉपीराइट। ट्रेडमार्क,
ट्रेडमार्क का तो बहुत सिंपल ही है, कोका कोला, थम्स अप, इनके ऊपर जो निशान लगे होते हैं वो ट्रेडमार्क कहलाते हैं। तो ये सारी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स कहलाती हैं। लेकिन ये सारी की सारी हैं क्या? ये सारी फिक्स एसेट्स हैं। फिक्स एसेट्स क्यों? जो लॉन्ग टर्म के लिए है, लंबे समय के लिए है, आपकी बिजनेस की एसेट्स है। तो ये दो तरह की एसेट्स हुई, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए। जो शॉर्ट टर्म में बदलती रहती है वो करंट एसेट्स, और जो बदलती नहीं है, लंबे समय के लिए रहती है, वो फिक्स एसेट्स। और एसेट्स क्या है कि जो हमारी पोजीशन में है, जो हमारी है, वो हमारी एसेट्स कहलाती है। तो बहुत आसान है। हमने अभी करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, फिक्स एसेट्स और फिक्स लाइबिलिटीज़, है ना, ये दोनों ही चीज़ें हमने पढ़ी। तो मेरे हिसाब से आप दोनों को समझ में आ गया होगा कि एसेट्स क्या है और लाइबिलिटीज़ क्या है। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति। देखिए, हमें ये दो शब्दों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि कॉमर्स में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कैपिटल रिसिप्ट क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, जिसको हम पूंजीगत प्राप्ति और आयगत प्राप्ति कहते हैं। देखिए, जो हम रिसीव कर रहे हैं, जो हमारे नॉर्मल बिजनेस में डेली प्राप्त होता है, डेली लेन देन होता है, वो जितनी भी रिसिप्ट जो बिजनेस की सामान्य स्थितियों में होती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहलाती है। बिजनेस की जो रिसिप्ट्स है, उसके अलावा जो यदा कदा होती है, कभी कभार होती है, और जो बिजनेस से कई बार रिलेट नहीं करती हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती है ना। तो अब इसके एग्जाम्पल से हम इसको ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। तो मैं पहले ले रहा हूँ कैपिटल रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या लिखा हमने? अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, संपत्ति बेचने से प्राप्त राशि। आपने अपनी एसेट्स बेची। अब आप देखो, एसेट्स बेचना हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस तो गुड्स बेचना है। तो अब यहाँ पे बहुत सिंपल ही है कि जब हम अपनी एसेट्स बेचें तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट नहीं है ना, यदा कदा होने वाली चीजें हैं, है ना। जबकि दूसरी तरफ हमने लिखा है रेवेन्यू रिसिप्ट में सेल ऑफ गुड्स, जब आप माल बेचते हो तो ये तो डेली बेचते हो, डेली पैसा आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। उसी तरह से इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर करने से क्या होता है? आपके पैसा आता है। इश्यू ऑफ शेयर का मतलब होता है कि जैसे आपने बिजनेस के शेयर्स मार्केट में इश्यू करे और लोगों से पैसे लाए, तो वो इश्यू ऑफ शेयर से आपको जो पैसा प्राप्त हुआ, ये कौन सी रिसिप्ट हुई? कैपिटल रिसिप्ट हुई, क्योंकि ये भी यदा कदा होती है, कभी कभार होती है, डेली रूटीन का बिजनेस नहीं है ये हमारा, है ना। दूसरा, थर्ड पॉइंट देखें, लोन ऑब्टेन्ड, ऋण लेना। तो हमने ऋण लिया बिजनेस में, तो लोन भी हम यदा कदा लेते हैं, रिसिप्ट है, पैसा आया है। इन तीनों में ही देखो पैसा आता है, लेकिन ये सामान्य बिजनेस की चीज़ें नहीं है, कभी कभार होने वाली है, और उसका पर्पस होता है, उसके कारण होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो ये सारी कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती है। जबकि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या है? जो डेली रूटीन में होता है, जैसे हमने कहा सेल ऑफ गुड्स, माल बेचा, पैसा आएगा। कमीशन एंड फीस रिसीव्ड, तो बिजनेस में कमीशन और फीस हमें रिसीव होती रहती है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, हमने कोई लोन दे रखा है या हमारे कोई ब्याज मिलना है, डिविडेंड मिलना है, तो ये इस तरह की जो रिसिप्ट होती है वो सारी की सारी क्या कहलाती है? रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी जो सामान्य बिजनेस में हमेशा होती है, बिजनेस में सामान्य तौर पर जो हमेशा रिसिप्ट होती हैं वो आपके रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती हैं। बाकी जो ये इस तरह की रिसिप्ट्स है, संपत्तियां बेचना, शेयर इशू करना, लोन प्राप्त करना, तो ये सारी रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाती है। लॉन्ग पीरियड के लिए होती है। इनमें आप अगर कुछ विशेषताएं देखना चाहें तो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है ना, और सामान्य बिजनेस से रिलेट नहीं करती हैं, और ये यदा कदा होने वाली चीज़ें होती है। तो ये सारी कैपिटल है, और ये सामान्य बिजनेस में हमेशा ही होती है, इसलिए उनको रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहा जाता है। अब इसी तरीके से हम देखते हैं पॉइंट नंबर 9। इसमें हमने लिखा है पूंजीगत और आयगत खर्च, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी हमने रिसिप्ट की बात करी थी, अब हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स की बात। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दो शब्द हमारे पास आए यहाँ पे हैं। आप इसको एग्जाम्पल से वही देखें। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये सामान्य बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, एक बार आपने खरीद ली बिल्डिंग तो वो आपके एसेट्स के रूप में खरीदी है। परचेज ऑफ मशीन, आपने मशीन खरीदी, बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदी है, बेचने के लिए तो नहीं खरीदी है। परचेज ऑफ एनी एसेट्स, कोई भी एसेट्स आप खरीदते हो तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है।
इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, किसी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो ये आपके कैपिटल, आपके एक्सपेंडिचर्स का पार्ट है। तो वैल्यू बढ़ा देना या बढ़ जाना दोनों ही इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के पार्ट हैं। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है, जो बिजनेस में सामान्य तौर पर होते हैं। हर बार जब भी रेवेन्यू शब्द का मतलब आएगा तो सामान्य बिजनेस में होने वाले भुगतान, पेमेंट्स, वो सारे आएंगे। तो जैसे पेमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर अदर देन एसेट्स, एसेट्स की खरीदने के अलावा कोई भी पेमेंट करते हैं तो वो, जैसे सैलरी पेमेंट, आपने वेतन चुकाया, ये क्या है, रेवेन्यू, क्योंकि बिजनेस का डेली का है। वेजेस पेमेंट करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कमीशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेमेंट, ये आपके क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। तो अब आप देखें, इन दोनों को हमने पढ़ा, कैपिटल और रेवेन्यू। इन दोनों में आपने नोटिस किया होगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये बिजनेस की सामान्य गतिविधियों का हिस्सा नहीं है और ये यदा कदा होने वाली चीज़ें हैं। और इनका संबंध किससे है, एसेट्स के परचेज होने से, एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से, इन सब से, है ना। जबकि ये सामान्य बिजनेस में डेली पेमेंट होने वाले हैं। अगर ये पेमेंट नहीं करे तो बिजनेस ही नहीं होएगा। ये बेसिक बिजनेस की ट्रांजैक्शन है, तो उन्हें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। तो आप ये चीज़ देखें, ये दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल और रेवेन्यू। इसको एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जितने भी इनको अलग अलग क्यों करते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जितनी भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में आते हैं, और जितने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये सारे बैलेंस शीट में आते हैं। तो ये भी एक इसका डिफरेंस का ही पार्ट है ना। ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में। तो ये चीज़ इसी तरह से रिसिप्ट और पेमेंट, ये जो कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट्स थी, उन ये भी वही सेम अंतर है कि जो रेवेन्यू है वो ट्रेडिंग और P&L में आता है, जबकि जो कैपिटल है वो बैलेंस शीट में आता है। तो ये डिफरेंस भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, और ये हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। जो सामान्य बिजनेस के है, देखो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे, लेकिन एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रेडिंग और P&L अकाउंट दो ऐसे अकाउंट होते हैं जिसमें बिजनेस की सामान्य स्थिति की सारी चीज़ें लिखी जाती है। अब आप एक बार के लिए सोच के देखें, हमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, क्या ये बिजनेस का प्रॉफिट है क्या? रिसिप्ट तो हुआ है लेकिन ये प्रॉफिट तो नहीं है ना। इसलिए इस तरह की कोई भी रिसिप्ट जो आपकी होती है उसको हम कैपिटल नेचर की रिसिप्ट बोलते हैं, तो उसे कैपिटल रिसिप्ट हमने कहा, और वो हमारी लाइबिलिटी है, हमें पे करना है। वही माल बेचने से, 50,000 रुपये का माल बेचा, उससे जो रिसिप्ट हुई वो हमारे बिजनेस में इनकम का हिस्सा होगी, इसलिए उसको हमने क्या लिखा है, बिजनेस में लिखते हैं, उसे हमने रेवेन्यू कहा। तो बिजनेस के सामान्य जो बिजनेस के लेन देन से संबंधित हैं, जो व्यवसाय के लाभ हानि पर प्रभाव डालती है, वो सारी रेवेन्यू है। और जो लाभ हानि पर नहीं, जो फाइनेंशियल या वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालती है, वो आपकी किस पे आती है, कैपिटल नेचर में आती है। तो ये आपकी दोनों ही चीजें थी। देखते हैं आगे। एक और शब्द जो इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा वो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चूंकि हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक शब्द क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका हिंदी अर्थ होता है आस्थगित आयगत व्यय। इसमें जो खर्च किया जाता है वह लॉन्ग पीरियड के लिए अपना प्रभाव रखता है, साथ ही बड़ी मात्रा में खर्च होता है और जिसे आने वाले वर्षों में राइट ऑफ भी करना होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। ये कहलाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो, विज्ञापन का खर्च है तो ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए होता है, और आप लोग जानते हैं कि जब भी हम बिजनेस में नए नए उतरते हैं तो उसके एडवर्टाइजमेंट पर इतना ज़्यादा खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं बिजनेस वाले लोग कि लोगों तक उसकी पहचान बन सके। तो फर्स्ट टाइम में जब आपने बहुत सारा पैसा खर्च किया एडवर्टाइजमेंट के नाम पे, तो ये जो खर्च होता है वो किस नेचर में आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो है ही है ये, लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये हो जाता है कि लॉन्ग पीरियड के लिए है। खर्चा आपने आज किया, इसका प्रभाव कोई आज के लिए थोड़ी रहेगा। एक कंपनी नई लॉन्च होती है, स्टार्ट में विज्ञापन कैंपेन चलाती है, लंबे समय तक उसका प्रभाव रहता है। अब आप देखो, वो आज 2-3 महीने लगातार विज्ञापन चलाती है और वो आने वाले 20 सालों तक उसका फ़ायदा लेती है, क्योंकि लोग अब उसे जानने लग जाते हैं।
तो उस तरह के जो पेमेंट होते हैं ये इतने बड़े होते हैं कि उनको सीधा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माना जा सकता है, इसलिए उनको कैपिटल नेचर का भी मानते हैं और रेवेन्यू नेचर का भी मानते हैं। तो इसलिए उसे एक शब्द दे दिया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इसमें एक विशेषता है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसे बैलेंस शीट में लिखा जाता है और हर साल, जैसे मान लो हमने 10 लाख रुपए खर्च किए बिजनेस में और हम ये मानते हैं कि ये 10 साल तक आपको क्या देंगे, बेनिफिट देंगे, तो हर साल जो हमारा अकाउंट होगा उसमें हम 1 लाख रुपए उसे राइट ऑफ करेंगे, यानी 1 लाख रुपए हम अपने अकाउंट में इसको लिखेंगे। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और इससे आप इसको याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं पॉइंट नंबर 10, आय, इनकम किसे कहते हैं। तो इनकम शब्द को समझने के लिए आप देखें, हमने लिखा है सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड इनकम। यानी जो आपके सरप्लस है, किसका सरप्लस है, रेवेन्यू का सरप्लस किसके ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर। यानी जब आपकी रेवेन्यू मतलब होता है प्राप्तियां, रिसिप्ट्स, है ना, इनकम, तो उस, और दूसरा है खर्चे। तो जब आपकी रेवेन्यू, प्राप्तियां जो है वो है 1 लाख और एक्सपेंडिचर वो है आपका 80,000, यानी आपने प्राप्त किया 1 लाख रुपए, खर्चा किया 80,000, तो इसका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। अब जैसे मान लो एक व्यापारी है, वो क्या करता है, 40,000 रुपए का माल खरीदता है और उसे बाजार में बेच कर आता है 50,000 रुपए में। वो ये कह सकता है कि मेरी रेवेन्यू जो है वो, रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो 50,000 है, रिसिप्ट इज 50,000, लेकिन उससे पूछा जाए इनकम इसमें कमाया कितना, इनकम कितनी हुई, तो वो कहेगा नहीं सर मेरी इनकम तो इसमें 10,000 ही हुई, क्योंकि 40,000 रुपये खर्च लगा, 50,000 रुपये में बेचा, जो डिफरेंस था वो डिफरेंस उसकी इनकम कहलाती है। तो इनकम शब्द का मतलब डिफरेंस अमाउंट से होता है, जो आपका खुद का है, नेट जो व्यापारी के लिए बच रहा है, तो जो उसके लिए बचत है, जो उसे बचा है, वो ही इनकम कहलाता है। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। रेवेन्यू बड़ा शब्द है, उसमें से जो निकल कर लास्ट में व्यापारी के लिए बच जाता है वो आपके इनकम कहलाती है। अब आप देखें प्रॉफिट, प्रॉफिट शब्द क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने इनकम पढ़ा, अब हम प्रॉफिट पढ़ रहे हैं। क्या लिखता है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो ये जो प्रॉफिट शब्द है ना, ये फाइनेंशियल ईयर को इंडिकेट करता है ओवरऑल। जैसे मान लो मैंने अभी कहा कि एक व्यापारी ने 40,000 रुपये का माल खरीदा और उसे 50,000 में बेच कर आया, उसने 10,000 रुपये इनकम कमाई, 10,000 रुपये कमाए। लेकिन अब वो पूरे साल ऐसा करता रहा, तो पूरे साल जब उसने ऐसा किया तो फाइनली उसने कितना कमाया, वो जो कमाई है वो कहलाती है प्रॉफिट, है ना। तो ये आप लोग बहुत आसानी से इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि देखो क्या लिखता है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू पूरे साल की, ओवर टोटल एक्सपेंडिचर, जितने भी टोटल एक्सपेंडिचर से जितना भी एक्सेस होता है ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी वो एक्सेस करते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, पूरे साल में जब आप देखते हैं तो उसे प्रॉफिट कहा जाता है। और इसका हमने फॉर्मूला दिया, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर। तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, इनकम डेली होती है, डेली माल बेचते हो डेली इनकम कमाते हो, डेली माल बेचते हो डेली इनकम कमाते हो। लेकिन प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर को इंडिकेट करता है। एक फाइनेंशियल ईयर में आपने टोटल इनकम कितनी कैलकुलेट करी, इज कॉल्ड प्रॉफिट। आसान है, आगे देखते हैं। इसमें एक स्टार पॉइंट आप नोटिस में ले ले, प्रॉफिट से कैपिटल या इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर बढ़ता है। प्रॉफिट जो हम कमाते हैं पूरे साल से, अगर हम वो उसको बिजनेस में ही पड़ा रहने देते हैं तो वो हमारी कैपिटल को क्या करता है, बढ़ाता है। तो ये भी बात विशेष है। या जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर, कैपिटल का ही तो दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बाय द ऑनर इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। और अब मान लो हमें इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमने उसमें से बिजनेस में से विड्रॉ प्रॉफिट नहीं किया, तो वो हमारी कैपिटल को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो ये आपका कहलाता है इंक्रीमेंट या इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर को बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है, प्रॉफिट। हर साल होने वाला प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल को बढ़ाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 12, लाभ, गेन किसे कहते हैं। तो व्यवसाय की मुख्य गतिविधियों के अतिरिक्त लाभ,
है ना, उसे गेन कहा जाता है। बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में जो होता है वो गेन नहीं कहलाता है, वो केवल प्रॉफिट कहलाता है, जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। लेकिन उसके अलावा अन्य गतिविधियों से, देखो हमने लिखा है व्यवसाय की मुख्य गतिविधि के अतिरिक्त लाभ, जो अन्य एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हुआ उसे प्रॉफिट नहीं बोल के उसे गेन कहा जाता है। तो ये गेन शब्द आप याद रखें। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आपने अपनी संपत्ति बेची। जैसे मान लो आपके पास पुरानी कार थी, वो आपने अब आप बेची और उससे आपको प्रॉफिट हुआ। तो ये जो प्रॉफिट हुआ ये प्रॉफिट नहीं कहला कि इसको क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। ठीक है ना, गेन एक डेफिनेशन है, उसको समझने की, शब्द से उसकी भाव समझ में आना चाहिए, है ना। तो वो गेन कहलाता है। विनिंग अ कोर्ट केस, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, आप उसमें जीते और उससे आपको पैसा मिला, तो वो कहलाता है गेन, है ना। अप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, आपकी कोई एसेट्स है उसका वैल्यू बढ़ गया। मान लो हमने एक प्लॉट खरीदा था तो वो 5 लाख का था, अब उसकी वैल्यू जो है वो 10 लाख हो गई है। तो ये जो इसका इंक्रीमेंट हुआ ये क्या है, गेन कहलाता है। तो सामान्य बिजनेस में जो होता है उसे प्रॉफिट ही बोलते हैं, लेकिन बिजनेस के अलावा जो अन्य एक्टिविटीज़ जो जैसा कि हमने अभी पढ़े, ये सारे गेन के कैटेगरी में आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, लॉस, हानि किसे कहते हैं। तो लॉस दो तरह के होते हैं, कैपिटल लॉस और रेवेन्यू लॉस। तो बिजनेस में सामान्य डीलिंग में जो लॉस होता है वो रेवेन्यू लॉस कहलाता है। रेवेन्यू शब्द का मतलब हम अब बार बार ये चीज़ समझ चुके हैं सामान्य बिजनेस में। जैसे मान लो हमने जो एग्जांपल लिया उसमें हमने 40,000 का माल खरीदा और उसे हम 35,000 में बेचना पड़ा, है ना, नुकसान हो गया, तो ये लॉस कहलाता है। तो ये इस तरह का जो लॉस है वो रेवेन्यू लॉस है। लेकिन हमारी कोई संपत्ति थी, हमने 5 लाख रुपए में खरीदी हुई थी और हमने उसे 4 लाख में ही बेच दिया, तो ये जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस कहलाता है। तो संपत्तियों से रिलेटेड लॉस हुआ वो कैपिटल लॉस हुआ, लेकिन जो सामान्य बिजनेस से रिलेटेड लॉस हुआ वो रेवेन्यू लॉस हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखें। अब जो पॉइंट बच्चों आ रहे हैं वो सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमने लिया है परचेज, क्रय, खरीदना। तो यहाँ जब भी परचेज के बारे में आएगा तो गुड्स भी शब्द इंपॉर्टेंट आएगा। तो जो हम बिजनेस करते हैं, जैसे मान लो मैं कोई लाइट का सामान बेचता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेचता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जब भी मैं खरीदूंगा तो उसे हम परचेज कहेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। परचेज रिटर्न किसे कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसमें एक शब्द परचेज में हम ये भी लिख सकते हैं, रीसेल। कोई भी चीज़ जब हम खरीदते हैं और वो रीसेल के पर्पज से खरीदते हैं तो वो परचेज कहलाता है, गुड्स कहलाता है, परचेज ऑफ गुड्स कहलाता है, क्योंकि हमने उसको खरीदा इसलिए था क्योंकि उसको बेचना है। तो जब भी हम सामान्य बिजनेस में गुड्स किसे कहा जाता है, बेचने के लिए, है ना। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रय वापसी। क्रय वापसी, तो अगर मान लो हमने खरीदा हुआ वापस लौटा दिया तो उसे हम परचेज रिटर्न कहेंगे। बहुत सिंपल सा शब्द है, जो खरीदा था तो परचेज, हमने कहा कि नहीं ये तो माल सही नहीं है वापस ले लो, तो वो परचेज रिटर्न कहलाता है। तो जो खरीदा हुआ माल था उसको वापस लौटा देना परचेज रिटर्न। सेल्स क्या कहलाता है, तो जो माल हम बेचते हैं वो सेल्स कहलाता है। यहाँ पे भी शब्द में हमने लिखा है सेल्स किसे कहते हैं, गुड्स बेचने को। अगर मान लो हम कोई एसेट्स बेचते हैं तो वहाँ सेल्स नहीं लिखते, उसको हम बोलते हैं सेल, सेल ऑफ एसेट्स, है ना। ये चीज़ होती है, सेल ऑफ एसेट्स कहलाता है। लेकिन सेल्स शब्द का मतलब ही ये है कि हम जो बिजनेस में सामान्य तौर पर जो बेचते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, उसकी सेल्स है। सेल्स रिटर्न क्या है, हमने जो माल बेचा था वो वापस हमारे पास आ गया तो उसे सेल्स रिटर्न कहा जाता है। ये सेल्स रिटर्न कहलाता है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। अब आगे देखो, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक में हमने कहा गुड्स का स्टॉक, है ना। तो अगर कोई व्यापारी है, ट्रेडर है, जो व्यापार करता है, तो ट्रेडर कौन होता है, जो माल खरीद कर लाता है और उसको बेच देता है, उसको ट्रेडर बोलते हैं। तो उसके जो गुड्स होता है, स्टॉक उसके अकाउंट में पड़ा है, जो उसके गोडाउन में पड़ा है, उसे स्टॉक कहा जाता है। और स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, दो तरह के स्टॉक उसके होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है, वो भी बहुत सिंपल सा है, जो वर्ष के एंड में हमारे पास बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। और ये क्लोजिंग स्टॉक ही अगले साल वापस हमारे पास स्टार्ट में ओपन हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, ओपनिंग स्टॉक। इसलिए ये दोनों की अमाउंट सेम ही होती है, बस इसको लास्ट में लिखा जाता है और यही वापस उठा के स्टार्ट में ले लिया जाता है, तो स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग
हो सकते हैं। तो ट्रेडर के मामले में स्टॉक केवल स्टॉक ही होता है, स्टॉक ऑफ गुड्स होता है। अब आता है रहतियां शब्द, इन्वेंट्री किसे कहते हैं। तो जब मैन्युफैक्चरर होता है, जो उत्पादन करता है, यानी जो वस्तु खुद बनाता है और बना के फिर बेचता है, वहाँ पे स्टॉक जो होता है ना, स्टॉक भी बोल सकते हैं इसको, इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पे जो स्टॉक होता है या इन्वेंट्री होती है, उसमें कैटेगरी होती है, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस यानी जो आधा अधूरा बना हुआ है, फिनिश गुड्स जो एकदम तैयार माल है, जो अब एकदम बेचने के लिए तैयार है, और स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड यानी कोई ऐसा भी माल जो आपने डायरेक्ट परचेज फॉर द सेल किया हुआ है ना, जो आपने खरीदा था कि बेचना है। तो आप बना भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो मैन्युफैक्चरर अगर कोई है तो उसके स्टॉक में ये 4 तरह के स्टॉक कहलाते हैं। रॉ मटेरियल होता है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स होता है। ये 3 एक तरीके से आप स्टेज समझो। जब तक माल रॉ मटेरियल के रूप में है, कच्चे माल के रूप में है, तब तक उसे हम रॉ मटेरियल की कैटेगरी में रखेंगे। फिर उसके बाद में जैसे मान लो एक मिठाई की दुकान है, तो मिठाई की दुकान में जो मिठाई बनाने का सामान है वो रॉ मटेरियल है। WIP क्या है, जो कढ़ाई जो उसने चढ़ाई हुई है, जिस कढ़ाई में वो मिठाई बनाता है, उसमें वो काम चल रहा है, वो वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। और फिनिश गुड्स जब वो तैयार होके बेचने के लिए तैयार है तो उसे फिनिश गुड्स कहा जाता है, तैयार माल बोला जाता है इसे। और स्टॉक इन ट्रेड, उनके पास कुछ ऐसा भी माल हो सकता है जिसको खरीद कर सीधा बेचते हैं। तो ये 4 कैटेगरी मैन्युफैक्चरर की स्थिति में होती है, जो निर्माण करने वाले होते हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक के ही नाम थे। ये ट्रेडर के मामले में था और ये मैन्युफैक्चरर के मामले में था। तो दोनों चीज़ें मेरे हिसाब से आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। ये एक स्टार पॉइंट इसमें हमने लिखा है, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रीसेल प्राइस विच एवर इज लेस। कई बार हमारे सामने ये मुद्दा आता है कि हमारा जो स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी लेनी चाहिए। मान लो हमने बनाया था 50,000 रुपये हमारी कॉस्ट थी और मार्केट में वो 60,000 में है, तो दोनों में कम 50,000 है ना, तो इस 50,000 पे उसकी वैल्यू ली जानी चाहिए। ये कहलाता है दोनों में से जो कम है। अब मान लो हमने बनाया तो 50,000 में था पर मार्केट में उसकी वैल्यू 40,000 ही है, तो ऐसी स्थिति में 40,000 उस स्टॉक की वैल्यू ली जानी चाहिए। ये एक रूल है, बेसिक रूल है कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रीसेल प्राइस विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम हो उस पर उसका वैल्यूएशन किया जाता है। याद रखने का पॉइंट है। आगे देखें। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 20 नंबर पॉइंट, व्यापार प्राप्यताएं, ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स क्या होता है, ये जब हम माल उधार बेचते हैं तो उसके बारे में जो पैसे हमें लेने हैं उनको रिसीवेबल्स बोलते हैं, प्राप्यताएं, है ना। तो उसमें क्या आता है, ये किस कारण से होता है, तो पहले हमने लिखा ड्यू टू सेल ऑफ गुड्स, जब हम माल बेचते हैं और सर्विस रेंडर या किसी को सर्विसेज देते हैं। अब देखो बिजनेस में दोनों ही तरह के बिजनेस होते हैं, आप गुड्स भी बेच सकते हो और सर्विस भी दे सकते हो। तो जो गुड्स और सर्विस आप देते हो और उसका पैसा आपने कहा कि ठीक है आप 2 महीने बाद में दे देना, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, प्राप्यताएं हो जाएंगे, रिसीवेबल्स हो जाएंगे, हम उनसे पैसे रिसीव करेंगे। तो वो जो रिसीवेबल्स होता है, पैसे हमें लेने हैं, रिसीवेबल शब्द का मतलब लेना होता है, ये एक तरीके से करंट एसेट्स होती है, हमारी एसेट्स है, हम रुपए मांगते हैं। तो उस ट्रेड रिसीवेबल्स में हम 2 चीज़ें लेते हैं, एक तो डेटर, तो जिनको हमने उधार बेचा हुआ है ना, उनसे हमें पैसे लेने हैं, वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, डेटर्स कहलाएंगे, देनदार, देने वाले, क्योंकि हमने उनको माल उधार बेचा तो अब पैसे देंगे कौन, ये देंगे, इसलिए ये देनदार कहलाते हैं। और बिल्स रिसीवेबल क्या है, जब उन्हीं देनदारों से हम लिखित में एक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं जिसका एक लीगल वैल्यू होता है, तो वो लिखित डॉक्यूमेंट ही बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। अब जैसे मान लो हमारा 1 लाख रुपए का हमने उधार माल बेचा था, इस 1 लाख में से हमने कहा 50,000 रुपए के लिए क्या कर लिया, उससे कहा कि एक बिल लिख दो, तो ये बिल जो लिखाया हमने उससे, वो हमारा बिल्स रिसीवेबल कहलाया। तो ये बिल्स रिसीवेबल होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब आप ये बिल, आप कहेंगे सर ये बिल क्यों लिखा रहे हैं, जब उधार तो उधार ही होता है। तो बिल लिखाने का पर्पज है कि जैसे ही उसने 50,000 रुपए का बिल लिख के दिया ना, ये चूंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट है, आप उसे बैंक के पास दे दो, बैंक क्या करेगा, इस बिल को लेकर, है ना, वो आपको क्या कर देगा, कैश में 50,000 रुपए दे देगा उस बिल के बिहाफ पर।
तो एक तरीके से एक फाइनेंस का एक तरीका होता है, इसलिए बिल्स लिखा लिए जाते हैं, दोनों का सपोर्ट रहता है एक दूसरे का। तो ये दोनों मिला के रिसीवेबल्स कहलाते हैं। अगर आपका सामान्य बिजनेस का देनदार है जो महीने 2 महीने 3 महीने में दे देता है तो उसे डेटर्स बोल देते हैं। अगर आपने उसमें लिखित डॉक्यूमेंट में एक बिल ले लिया है तो उसे बिल्स रिसीवेबल कहा जाता है। यहाँ पे बिल का मतलब वो बिल नहीं है जो हम कहते हैं ना कि हमने खरीदा माल और बिल दे दो, ये वो बिल नहीं है। ये बिल में लिखित होता है कि मैं 2 महीने बाद में आपको पेमेंट कर दूंगा, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। आप क्या करते हो, उस लीगल डॉक्यूमेंट को बैंक को दे के उससे पैसे ले लेते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि बिल भुना लेना कह लेते हैं, बिल डिस्काउंटेड बोलते हैं। तो बिल डिस्काउंटेड में हम क्या करते हैं, उस बैंक हमारा वो बिल रख लेती है और उसके बदले में हमें पैसे दे देती है, और वो व्यक्ति जिसको वो चुकाना था वो 2 महीने बाद जैसे ही बैंक को पैसा दे देता है तो वो बराबर हो जाता है हिसाब। तो ये इस तरीके से BR कहलाता है। तो रिसीवेबल्स में 2 चीज़ें आती हैं, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर कौन है, जिनको हमने उधार माल बेचा था वो अब हमें पैसे देंगे 2 महीने बाद, इसलिए वो हमारे देनदार हुए। ठीक है, जो हमें देंगे वो देनदार है। अब अगला जो टर्म है वो देखें, 21 नंबर, व्यापारिक देयताएं, ट्रेड पेएबल्स। पेएबल्स का मतलब होता है जिनको हमें पे करना है। मान लो हमने किसी से उधार माल खरीदा, हमने 50,000 रुपए का माल उधार खरीदा और हमें उसे वापस चुकाना पड़ेगा ना, तो वो हमारे लेनदार हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, हमारे लेनदार हैं, हमें पैसे मांगते हैं, लेने वाले हैं हमसे जो लेने वाला है वो लेनदार, जो हमें देने वाला है वो देनदार, ऐसे याद रख सकते हैं। और पेएबल्स वही सेम चीज कि जब आप लिखित में उसके ले लेते हो तो वो बिल्स पेएबल में आ जाता है। तो ये आपके ट्रेड पेएबल्स में 2 शब्द आते हैं, क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। ये उधारी के ट्रांजैक्शन है। ये जब आप उधार बेचो, है ना, उधार बेचना जब होता है तो डेटर होता है ना, और उधार खरीदना जब होता है तो वो आपके क्या होता है, क्रेडिटर्स होता है। तो ये 2 चीजें हमारे लिए थी। अब नेक्स्ट देखें, 22 नंबर पॉइंट, गुड्स क्या होता है, माल। गुड्स में हमने लिखा ऑल थिंग्स, सारी वस्तुएं, विच आर, जो कि परचेज्ड, खरीदी जाती हैं, फॉर रीसेल, बेचने के लिए, और प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स। कोई भी वस्तु जो हम बेचने के लिए खरीदें या उसको हम प्रोडक्शन के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में रखें और उससे जो वस्तु बनाकर बेचें, तो प्रोडक्शन के लिए जो खरीदते हैं, जिसको हम माल बनाकर बेचेंगे, तो वो सारे के सारे गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, तो गुड्स की छोटी सी डेफिनेशन है, आप आराम से याद रख सकते हो। अगला शब्द है कॉस्ट, लागत क्या होती है। तो कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक कोई भी वस्तु बनाने में या किसी सर्विस को देने में हमारा जो कुछ भी खर्चा लगा वो क्या कहलाती है, कॉस्ट कहलाती है। किसी वस्तु को बनाने में जो खर्चा लगा वो सारा उसकी कॉस्ट कहलाती है। अब हम देखते हैं वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर शब्द को समझते हैं। वाउचर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, हिंदी में इसे बोलते हैं प्रमाणक। क्या होता है, on the basis of which the business transactions are first of all recorded in the books account। हम पहली बार किसी ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में किसे देखकर लिखते हैं, तो हम कहेंगे सर हम सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन को उसको वाउचर को देखकर लिखते हैं। तो वाउचर एक प्रमाणक होता है कि उसके बिना कोई चीज़ होती नहीं है। जैसे मान लो हमने 10,000 रुपये का माल खरीदा, तो जैसे ही हम 10,000 रुपये का माल खरीदेंगे तो एक वाउचर हमें मिलेगा। और वैसे जो सामने वाउचर का मतलब यहाँ पे बिल भी कह सकते हो आप, वो हमें एक बिल देगा। माल खरीदने पर हम क्या करते हैं, वो हमें बिल देता है, हम उसे पैसे देते हैं, तो वो उस बिल को देखकर जो हम क्या करेंगे, अपने खातों में उसकी एंट्री करेंगे। सही है ना, ऐसा होता है। तो वो जो बिल है वो क्या कहलाता है, वाउचर कहलाता है। वाउचर कुछ इस तरीके का होता है, मैंने एक डायग्राम लिया है, आप देखिए ये वाउचर का मैंने एक प्रारूप लिया है। वाउचर में डेट, वाउचर नंबर, लेजर, अकाउंट नंबर, ये सारे लिखे होते हैं। जिस कंपनी का है उसका लोगो लगा होता है, ऑथराइज्ड बाय, रिसीव्ड बाय, है ना, सीरियल नंबर, पेमेंट मेथड, ये सारी चीज़ें, वस्तु का डिटेल, यहाँ पे अमाउंट लिखी होती है, अमाउंट की टोटल होती है जिसका हमने तो ये वाउचर को देखकर हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। तो हर
एक ट्रांजैक्शन से पहले हमारे पास जो होता है वो है वाउचर, खरीदने का वाउचर, है ना, बेचने का वाउचर यानी परचेज वाउचर, सेल्स वाउचर, पेमेंट वाउचर, वो सारे वाउचर से ही होते हैं। तो वो सारे के सारे वाउचर्स इस तरीके से एक फॉर्मेट हमने एक लिया है। आगे देखें 25 नंबर पे है बट्टा। डिस्काउंट क्या होता है हर एक को पता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो डिस्काउंट को नहीं जानता है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्काउंट को जानते हैं। डिस्काउंट का मतलब छूट होती है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, दो तरह के डिस्काउंट होते हैं। तो एक चीज़ ये समझो, ये डिस्काउंट जो बिजनेसमैन हर व्यक्ति को देता है जो उसकी पॉलिसी में, जैसे अखबार में लिखा आता है 70% ऑफ, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है ना। कोई भी व्यापारी चला जाए, कोई भी व्यक्ति खरीदने के लिए चला जाए, सबको 70% डिस्काउंट मिलेगा, 50% डिस्काउंट मिलेगा, ये कहलाता है ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर। कैश डिस्काउंट क्या है? अब आपका सारा बिल बन गया, सारा उसने कहा कि भैया सर 5,000 का बिल बना है, आप पेमेंट कर दो, सब डिस्काउंट कर करा के, क्या ठीक है मैं कर देता हूँ। और उस समय आप क्या करते हो, 4,950 रुपये उसको देते हो, यार 50 रुपये अब रहने दे। अब उसने जब बिल बन चुका है ना, तो बिल बनने के बाद में ये जो 50 रुपये आए, ये कैश डिस्काउंट की कैटेगरी में चला जाता है। समझ सकते हैं आप इस बात को। तो ट्रेड डिस्काउंट जो सबके लिए अवेलेबल है, सबको मिलता है, बिजनेस का पार्ट है। और एक और चीज़ समझे, ट्रेड डिस्काउंट को बिजनेस में अकाउंट की बुक्स में लिखा ही नहीं जाता है। आ रही है बस, उसको लिखा ही नहीं जाता है। कैश डिस्काउंट को लिखा जाता है, क्योंकि कैश डिस्काउंट बिल बनने के बाद आता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। ट्रेड डिस्काउंट जो उसने लेस करा 5%, लेस करा 10%, ये जो डिस्काउंट होता है, ये सारे ट्रेड डिस्काउंट है, उनका कोई मेंशन नहीं होता है। बिल बन गया, तय हो गए कि 5,000 रुपये सब डिस्काउंट करने के बाद में देने हैं, आपने पैसे देते समय पैसे कम कर दिए या पैसे नहीं दिए, वो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट कहलाता है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है। नेक्स्ट देखिए, एंट्री क्या होती है, प्रविष्टि। कहते हैं ना एंट्री करो, एंट्री करो, बिजनेस में जर्नल एंट्रीज करो। एंट्रीज का मतलब होता है कोई भी चीज़ को बिजनेस में लिखना, तो जर्नल एंट्रीज शब्द होता है। तो जर्नल एंट्रीज का मतलब जो भी हमारा लेन देन हुआ उसको लिखना, वो एंट्री करना कहलाता है, इट इज़ एंट्री। नेक्स्ट है 27 नंबर पॉइंट, वो आपका है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है? आपने किसी को उधार माल बेचा, आप उससे 50,000 रुपये मांग रहे थे, उसने 40,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये नहीं दिए, ये 10,000 रुपये बैड डेट्स हो गया। लेकिन बैड डेट्स एक लीगल टर्म है कि आप उसे मांगने की कोशिश करते हो, फिर भी वो नहीं देता है, तो आप उसको नोटिस भी भेजते हो, फिर भी नहीं देता है, तो इन द एंड क्या करोगे? अब उसे डूबा हुआ पैसा मान लेंगे, तो उसे बैड डेट्स कहते हैं। आसान है, समझ में आता है। दिवालिया होना, इंसॉल्वेंट। तो कई बार व्यापार में क्या होता है कि कोई बिजनेस डूब जाता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, तो उसे इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। दिवालिया घोषित होना भी एक लीगल टर्म है, जिसके अंतर्गत अब उससे कोई पैसे नहीं ले सकता है, वो तो दिवालिया हो चुका है, मतलब डिक्लेयर्ड हो गया कि अब उसके पास कोई पैसा नहीं है, तो लोगे कहाँ से? तो ये इंसॉल्वेंट कहलाता है। 29 नंबर है टर्नओवर। तो टर्नओवर शब्द का मतलब होता है ओवरऑल सेल्स, पूरे साल में आपने कितना बेचा, वो टर्नओवर कहलाता है। सेल्स तो पर डे होता है, पर ओवरऑल जब सारी सेल्स जोड़ दिया जाता है तो उसे टर्नओवर कह दिया जाता है। नेक्स्ट है 30 नंबर पॉइंट, लाइव स्टॉक। तो डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं, तो एनिमल्स जितने भी होते हैं जो अपने पास रखते हैं, उनको लाइव स्टॉक कहा जाता है। अब एनिमल्स में आपको पता है क्या हो सकते हैं। उसके बाद में आपके पास आता है विनियोग, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट टर्म का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने एक्स्ट्रा पैसे को किसी अन्य बिजनेस में लगाए, तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। कई बार हमसे स्टूडेंट पूछते हैं सर कैपिटल और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर है? तो कैपिटल तो अपने ही बिजनेस में पैसा लगाना कैपिटल कहलाता है, और किसी अन्य के बिजनेस में पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट कहलाता है। तो ये इस तरीके से हमने 31 टर्म्स टोटल हमने आज इस वीडियो में देखी है। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। एक बार आप एक साथ उसको सारे फिर से देखने की कोशिश करना, तो मेरे हिसाब से आप 2 बार जब उसे देखेंगे तो सारी टर्म्स समझ में आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट जरूर करना।